आज इनकोफ की टीम आ पहुंची है हसनगंज तहसील में एक गांव है निंदेमऊ कटरा, जहां पर हम लोग आए हैं और आज हम जानते हैं कि किस प्रकार से आधुनिकता को लेकर के, एक ढंग को लेकर के ये इस तरह की मशरूम की खेती की जा रही है। सभी लोग कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। इस बीमारी के समय में मशरूम एक अच्छा विकल्प निकल आता है। आज बड़े बड़े शहरों में जितने भी अच्छे वर्कआउट कर रहे हैं उन सभी को प्रोटीन की पूर्ति के लिए पाउडर की डिपेंडेंसी को खत्म करके वो इस तरह के प्राकृतिक तौर पे आ गए हैं। आज हम जानेंगे कि जो भी युवा किसान साथी मशरूम की खेती करने की ओर अग्रसर होते हैं वो कहां कहां पे आकर के धोखा खाते हैं, किन चीज़ों में वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो किसी प्रशिक्षण में नहीं सिखाई जाती हैं, किसी किताब में नहीं बताई जाती हैं। वो सारी चीज़ें एक क्रियाशील व्यक्ति ही बता सकता है, अनुभवशील व्यक्ति ही बता सकता है किस प्रकार से करके मिलते हैं। नमस्कार किसान बंधु, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। सर, मैं नरेंद्र सिंह, ग्राम कटरा निंदेमऊ, पोस्ट हसनगंज, जिला उन्नाव से, और मैं जो है पिछले 8 साल से लगभग ये मशरूम का काम बराबर कर रहा हूँ। 8 साल की एक बहुत ही लंबी अवधि होती है। आज आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ज़्यादातर प्रशिक्षण देख करके कुछ बहुत से ऐसे YouTube पे वीडियो चल रहे हैं जिन वीडियो को देख करके लोग मशरूम की फार्मिंग की तरफ बढ़ पड़ते हैं और अच्छा खासा लाभ को हानि में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं जिनका नुकसान उठाना पड़ जाता है? इसमें जो है ये सीजनल मशरूम फार्मिंग है सर, तो इसमें जो है टोटल मौसम पे डिपेंड रहना होता है। और अगर गलती से भी थोड़ा बहुत जैसे कम ज़्यादा मौसम हुआ या टेम्परेचर हाई लो हुआ तो उसमें जो है फिर थोड़ा दिक्कत आ जाती है। इसके लिए आपको जो है काफ़ी नॉलेज के और अनुभव की भी आवश्यकता होती है कि इसका टेम्परेचर कैसे गिराया जाए, इसमें मॉइस्चर कैसे बढ़ाया जाए। और अगर ये सब जानकारी आपके पास नहीं है तो फिर संभवतः आप नुकसान में जाएंगे, नुकसान में चले जाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने में जी पहला जो बहुत बड़ा नुकसान उठाता है किसान, जो नया उद्यमी होता है, वो किस प्रकार से उठाता है? तो उसमें होता क्या है सर, ये जो स्ट्रक्चर बना होता है इसका तो ये टोटल फूस का, घास का और ये बांस का बना होता है। तो इसमें दिक्कत ये आती है कि अच्छी क्वालिटी के बांस भी नहीं मिल पाते हैं, और मिलते भी हैं तो थोड़ा महंगे भी पड़ते हैं, और ये बार बार सर रिपीट होता रहता है और ये टूटते भी रहते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे नए किसान होते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे उनको मालूम नहीं है, छोटे बड़े डंडे काट दिए या कुछ ऐसा कर दिया तो फिर वो नुकसान में चले जाएंगे, वो बेकार हो जाएगा। मशरूम की फार्मिंग करने के लिए स्ट्रक्चर की तैयारी करें, जी ट्रेनिंग देने के समय स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया समझाया जाए और सिखाया जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो नए युवा उद्यमी, नए साथी, आप लोग ये ध्यान रखें कि पहले जब भी आप मशरूम की फार्मिंग स्टार्ट करें तो अपने स्ट्रक्चर को किस ढंग से बनाना है, कैसे उसमें लगने वाले व्यय को नियंत्रित करना है, कैसे उस नुकसान को समझना है, ये सारे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है सर। कि नए नए लोग जैसे आते हैं ना, कोई लोग अपने घर के कमरे में बना दिया या कहीं पे ऐसा बना दिया जहां से आपको जो है हवा का रुकाव नहीं है, ये ज़्यादा धूप आ रही है। इसमें भी ये समझना होता है जैसे शुरुआत के जो फार्म लगाए जाते हैं पहले शुरू वाले, तो वो थोड़ा छाया वाली जगह में लगाया जाता है, और जैसे बाद में नवंबर दिसंबर के जो फार्म लगाए जाते हैं वो थोड़ा धूप वाले स्थान पर लगाए जाते हैं कि बराबर उसको हीटिंग मिलती रहे। और पहले जैसे सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है तो वहाँ पे थोड़ा छाया होना चाहिए जिससे थोड़ा जो है टेम्परेचर वहाँ का लो रहे। तो हमारे किसान साथियों को एक बहुत ही बड़ा बिंदु आज जानने को मिला है कि जो फार्म का स्ट्रक्चर बनाएं तो अगर सितंबर माह में आप बना रहे हैं तो ऐसे स्थान पे बनाएं जहां पर छाया पर्याप्त मात्रा में हो, और आप नवंबर से लगा करके दिसंबर में आप जो फार्म बना रहे हैं वो ऐसे स्थान पे बनाएं जहां प्रकृति द्वारा धूप आपको नियमित प्राप्त हो सके, अन्यथा की स्थिति में नुकसान हो सकता है। ये आपके फार्म का पहला बिंदु है स्ट्रक्चर तैयार करते समय। दूसरी चीज, स्ट्रक्चर जो आपने ये पुआल का बना रखा है, ये पुआल के साथ साथ अन्य किसी भी चीज का बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है सर, लेकिन ये सबसे अच्छा होता है। इसमें होता क्या है कि गर्मी में ये ठंडा रहता है और ठंडी में ये गर्म हो जाता है। तो पुआल जो है ये जो है सीजनल मशरूम फार्मर के लिए ये सबसे अच्छी चीज यही है, सबसे अच्छा विकल्प है। तो सस्ता भी है, सस्ता भी है। हमारे किसान साथी पुआल समझ रहे होंगे, ये एक ऐसा गट्ठर आता है पुआल का। इस गट्ठर को आप लेंगे और इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं किस तरह से ऊपर छत पे आपको डालना है। आप इस चीज को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अपना जो फिट बनाए, स्ट्रक्चर बनाए तो ऊपर आपको पुआल डालना ही डालना है, बीच में आपको पन्नी की एक लेयर लगानी है, फिर इसको तैयार करना है। थोड़ा सा हमारे किसान साथी को बताएं कि अगर 50 बाई 4 का एक फिट बनाते हैं
तो उसमें अमूमन लागत कितनी आ सकती है? ये सर एक सेट जैसे होता है तो ये 50 बाई 22 होता है जी। 50 की लंबान है, 22 की चौड़ान, 22 की चौड़ान है। इसके अंदर जो बेड बनते हैं वो 50 बाई 4 के बनते हैं। वो 45 बाई 4 होते हैं। 45 फुट जो है इधर उधर निकास के लिए जो गैलरी छोड़ दिए जाते हैं, जी, जी। तो 45 4 के 45 4 के होते हैं। आइए चलते हैं, आपको फॉर्म के अंदर दिखाते हैं किस प्रकार से हमारा फॉर्म अंदर तैयार होता है और किस प्रकार से हम उसमें अन्य क्रियाएं करते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसकी लंबाई कैसे है, चौड़ाई कैसे और कितने बांस इसमें लग रहे हैं। ये सर इसकी लंबान जो है यहाँ से लेके वहाँ तक से ये 45 फीट की लंबान है, और ये इसकी चौड़ान होती है, ये जो है 4 फीट की है जी। और ये हाइट कितनी रख रहे हैं आप? ये हाइट सर आप अपनी स्वेच्छा अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। इसमें देखना ये होता है कि आपको ऊपर वाला बेड जो उसमें क्रियाशील जो कार्यकर्ता है, ये ऊपर वाला बेड उनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। लास्ट का जो बेड होता है आपका ये दिखना चाहिए आपको, अन्यथा आप जैसे इसमें कोई काम करेंगे, कोई वर्क करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है ये अपने स्वेच्छा से और ऊंचा भी कर सकते हैं और नीचा भी कर सकते हैं, लेकिन इनके दोनों के बीच की दूरी जो ये होती है ये अमूमन 1.5 फुट होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है हवा का वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है। जी, जी। तो देखिए 2 बिंदु बताए गए हैं नए उद्यमी साथी के लिए। पहला बिंदु ये है कि इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि इस पर होने वाली विभिन्न प्रकार की कर्षण क्रियाएं करने वाले व्यक्ति को संपूर्ण रूप से दिखाई दे और करने में सहूलियत प्राप्त हो। साथ ही साथ में जो बेड बनाए गए हैं, इस बेड की हाइट पे जो है आप जो बेड बनाएंगे तो आप देख लीजिए कि इस बेड से और इस बेड की दूरी जो है 1.5 फीट होनी चाहिए। 1.5 फीट रखने का एक मुख्य कारण यही है कि जो भी वायु है, जो भी हवा है, जो भी वेंटिलेशन है, वो पर्याप्त मात्रा में हो सकेगा और अन्य कर्षण क्रियाएं भी इसके नीचे करने में सहूलियत हो सकेगी। इन बिंदुओं को ध्यान रखना है। साथ ही साथ में आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये स्ट्रक्चर जो तैयार कर लिया है, फिर इसके बाद में इसमें जो कंपोस्ट बनाते हैं, वो कंपोस्ट बनाने में मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं की बातें ध्यान रखनी है और किस जगह किसान धोखा खाता है? क्योंकि लाभ वाली चीजें तो सब लोग बता देते हैं, धोखा वाली बात कोई नहीं बताता है। उसमें होता क्या है सर, इसका जो कंपोस्ट तैयार किया जाता है वो संभवतः 2 या 3 चीजों से तैयार किया जाता है। एक तो सरसों की तूड़ी से, एक तो भूसे से, और दूसरा पराली से जी। तो इसमें जो है सबसे उत्तम जो इसका माध्यम है वो भूसा ही है, गेहूं का भूसा जी। सबसे अच्छा, वो भी भीगा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे कुछ लोग धोखा खा जाते हैं। करते क्या है, ये जो कंपोस्ट बनाया जाता है ये भिगा के बनाया जाता है। बहुत सारे व्यापारी आसपास के लोग आपको मिलेंगे, वो आपसे कहेंगे कि मेरा थोड़ा भूसा भीग गया था, आप ले लीजिए, वो चल जाएगा। लेकिन वहाँ पे आप धोखा खा जाएंगे। जितना ज़्यादा सफ़ेद, जितना ज़्यादा मजबूत भूसा होगा उतना ही अच्छा मशरूम निकलेगा, क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ध्यान देने वाली बात इसमें यह निकली है कि सबसे अच्छा जो हमारा कंपोस्ट तैयार होता है वो तैयार होगा जाकर के पुआल से नहीं, भूसे से। और आपको ध्यान ये देना है कि इसको तैयार करते समय आप भूसा भी बारिश का भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। इन बिंदु का बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से ध्यान रखें ताकि हमारा मशरूम जो आप क्वालिटी देख रहे हैं इस तरह की बेस्ट क्वालिटी में निकले। हम अपने कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि हमारी क्वालिटी को जूम करके दिखाया जाए कि किस प्रकार से एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मशरूम निकल रहा है, दिखाई दे रहा है। अगला जो पूछना है कि कंपोस्ट इस पे डालने की प्रक्रिया में किसान धोखा कहाँ खाता है? उसमें सर होता क्या है, जैसे कि कुछ किसान होते हैं वो स्ट्रक्चर तो बना दिए बहुत लंबा चौड़ा सा, लेकिन उनके पास जैसे कंपोस्ट पर्याप्त नहीं है तो वो करते क्या है, वो कंपोस्ट की मोटाई कम कर देते हैं जी। तो उसमें क्या होता है, ये जो है जब इसकी आप मोटाई कम कर देंगे तो इसमें जो है फंगस रन सही नहीं करेगा। इसकी जो है मोटाई कम से कम जो है 6 इंच तो होनी चाहिए। कंपोस्ट फैलाएं तो वो मिनिमम 6 से 8 इंच मोटा फैलाएं। इससे पतले में आपका मशरूम की क्वालिटी भी बेहतर नहीं होगी और आपके मशरूम की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होगी और फंगस बनेगा भी नहीं। जी नहीं बनेगा भी तो बहुत कम बनेगा, बहुत कम बनेगा, जो है आपका कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसी के साथ साथ में आप ये बताइए कि इसमें मॉइस्चर में किसान कहाँ धोखा खाता है? सर मॉइस्चर का ये होता है कि जब तक इसकी ह्यूमिडिटी सर 60 के ऊपर रहेगी, 60% से जब तक ऊपर रहेगी तब तक तो मॉइस्चर ठीक रहता है। और जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो नहीं जानते हैं कि इसमें कितना सा पानी डालना होता है जी। तो यहाँ पे जो है इसको चेक करते रहिए बराबर कि इसको जैसे आपने इसे दबा के देखा तो ये अगर एक में मिल नहीं रहा है तो समझ लीजिए कि इसमें पानी की कमी है। तो आप जो है पानी इसमें बराबर देते रहिए। इसमें जो है नमी बेड पे 70% बराबर होनी चाहिए। अगर 70 से कम हो जाएगा तो ये जो मशरूम आपका है इसके ऊपर की ये पपड़ी सूख जाएगी और ये फट जाएगी और लाल हो जाएगा। तो जैसे ही मशरूम की पपड़ी फटेगी, लाल हो जाएगा तो आपका मार्केट वैल्यू डाउन हो गया, आपका प्रोडक्ट जो भी मार्केट में निकलेगा उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो किसान
साथियों ध्यान देने वाली एक बात और ये है कि मॉइस्चर 70% से कम नहीं होना चाहिए। एक अनुमानित तरीके में अगर आप मॉइस्चर नापना चाहते हैं तो जयभागी किसान साथी ने बताया है कि आपका कंपोस्ट लीजिए, फिंगर से उसको दबाइए, दबाने पे अगर वो एक साथ बंध जाता है, टूटता नहीं है, फैलता नहीं है, तो आपके पास में 60 से 70% की मॉइस्चर मानी जा सकती है। क्या आप मॉइस्चर नापने के लिए कोई मॉइस्चर मीटर भी यूज करते हैं? मॉइस्चर मीटर यूज करते थे, लेकिन होता क्या है सर, यहाँ पे जो है चाइनीज मीटर मिलते हैं, वो बताते कुछ और है लेकिन वास्तव में होता कुछ और है। होता कुछ और है। इसका जो है आप अनुभव से ही आप ये समझ सकते हैं कि इसमें कितना मॉइस्चर है, कैसे क्या देखना है। तो अब उसका सही सबसे अच्छा यही विधि होती है, जैसे ही आप इसको पुश करेंगे ये एक में बन जाएगा, मतलब 70% नमी है इसमें, और अगर ये टूटता तो मतलब नहीं है। जी जी, वो चाइनीज मीटर वो काम नहीं करते हैं, चाइनीज मीटर काम नहीं करते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि अगर मॉइस्चर मीटर भी हम लोग खरीदते हैं तो एक अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चर मीटर लें, जिससे हम मॉइस्चर को देख सकते। और दूसरी चीज आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहें कि इसमें जब हम सीडिंग करते हैं तो वो कब और किस अवस्था में की जाती है? सर इसको जो है, इस पे कंपोस्ट फैलाने के बाद जब उसका टेम्परेचर 16 डिग्री से नीचे आ जाए, जैसे कि वो टेम्परेचर उस समय 40 के आसपास होता है, 50 के आसपास होता है कंपोस्ट का, लेकिन जब वो 16 के आसपास आ जाता है तो आप इस पे बिजाई कर सकते हैं। बिजाई कर सकते हैं। बिजाई कितने इंच गहराई पे करना चाहिए? बिजाई 2 से 2.5 इंच अंदर करना चाहिए। 2 से 2.5 इंच में करना चाहिए। तो क्या आप बिजाई करते समय पहले बिजाई करते हैं फिर ऊपर कंपोस्ट डालते हैं, या इसमें कंपोस्ट मिला देते हैं? ऊपर जो है ऐसे फैला देते हैं, और उसको जो है फैलाने के बाद उसको हाथ से ऐसे मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद फिर से बराबर कर दिया जाता है, और उस पे जो है माइसीलियम रन चालू हो जाता है। इसमें जो है आपका जो मशरूम है जी कितने दिन में निकलना प्रारंभ हो जाता है? ये सर 35 से 40 दिन में निकलना चालू हो जाएगा। बिजाई करने के 35 से 40 दिन में निकलना चालू हो जाएगा। लेकिन एक बात और जानने वाली जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि यहाँ पे कौन कौन सी दवाएं डालते समय नए उद्यमी धोखा खा जाते हैं? इसमें है क्या सर, इसमें दवाइयों का यूज वैसे तो है ही नहीं, कोई यूज नहीं है। बस आप कंपोस्ट बनाने में पूरा ध्यान दीजिए, उसका टेम्परेचर सही होना चाहिए, पीक हीटिंग सही आनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें डालना है वो सब सही पड़ी होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे सर इसमें जो है कोई कीटनाशक या कोई फंगिसाइड डालने की आवश्यकता वैसे पड़ती ही नहीं। जी, पड़ती ही नहीं है। बहुत से किसान साथी ऐसे हैं जो मशरूम तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसकी हार्वेस्टिंग के समय उसको अच्छे से निकाल नहीं पाते, जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ता है। आप 2-4 फल निकाल करके हमारे दर्शकों को दिखाएं, निकालने का तरीका समझाएं, ताकि उनका नुकसान से बचा जा सके। जैसे कि ये मशरूम है तो इसको आप हल्के से 2 उंगलियों से पकड़िए, थोड़ा नीचे की तरफ पुश करिए और ऐसे घुमा दीजिए, ये निकल जाएगा। जी। और अगर आपने ये गलती कर दिया कि इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे ले लिया, तो अब आप देखिए कि कितना क्या इसमें से ले आए, और ये यहाँ पे भी हिल गया है, तो जहाँ यहाँ हिल गया है ये यहाँ से सर्किल हो जाएगा, यहाँ सर्किल हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे 2 तरह से निकालना बताया गया है। जहाँ सर्किल राउंड बन गया है वहां निकलने वाला फंगस दोबारा दूसरा आने वाला मशरूम की जगह भी खराब हो गई। आप दोनों फल देख सकते हैं कि हमारे कैमरे में दिखाएंगे हम कि किस प्रकार से निकाला गया है। जो घुमा के निकाला गया है वो कितना प्यार से आया है, और जो ऐसे ही निकाला गया है देखिए टूट भी गया है, पूरा आया भी नहीं है, और इसकी वैल्यू भी, मार्केट वैल्यू भी डाउन हो रही है, आपका कंपोस्ट भी खराब हो रहा है। तो उस समय भी ये चीजें बहुत ध्यान देने योग्य हैं। हार्वेस्टिंग के बाद में किस प्रकार से इसकी सफाई करते हैं, बनाई करते हैं, और आगे क्या करते हैं? सर इसको जो है, इसमें ये जैसे कि आपने काट तोड़ लिया, तोड़ने के बाद इसको चाकू से ये वाला पार्ट इसका काट दिया जाएगा, ये जो पार्ट होता है इसका ये काट दिया जाएगा, और काटने के बाद जो है फिर आप इसको ऐसे सादे पानी से धुल के भी पैकेजिंग करके बेच सकते हैं। इसमें कोई सर केमिकल का यूज नहीं किया जाता, सादे पानी से धुलाई करके भी लिया जा सकता है। अगर कुछ लोग केमिकल भी यूज करते हैं जी, तो उसमें जो है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग करते हैं, जिससे फंगस हट जाता है, फंगस ऊपर जो भी कंपोस्ट लगा वो हट जाता है सर, ये साफ हो जाता है और दिखने में सफेद दिखाई पड़ने लगता है। इन बेडों को इसी तरह से पड़ा रहने देता है जो बारिश में नुकसान आ जाती है, और उसको कैसे क्या इसको मैनेजमेंट करना चाहिए, एक बार हम इसके विषय में चर्चा सर जो है इसको खोल के दोबारा से रख लेना चाहिए। ये जो है सारे खोल के दोबारा एक जगह कहीं रख लेना चाहिए। और इसको जो है, इसमें जो है फंगस की, ये फंगस की फसल होती है टोटल, तो इसमें बहुत सारी बैक्टीरियल फंगसें आ जाती हैं। तो इनको जो है आप फिर उसके बाद जो है बाविस्टीन या कवच वगैरह से इनको बांसों को, इनके जो पूरा स्ट्रक्चर बना था जो आपने रखा है, इसको आप धुल के स्टोर करिए। अच्छा, मतलब कि अच्छा फंगिसाइड आप
बाविस्टिन है, फेरेफान है, जी, जी, कैप्टान है, जी, थायराम है, इस जी, तरह के बहुत सारे फंगिसाइड हैं, उनका प्रयोग करके आप इनको शोधित करें। जी, जी। शोधित होने के बाद में ही आप इनको नियंत्रित करें और स्टोर करें। स्टोर करने पे भी क्या ये पुआल वगैरह का स्ट्रक्चर ऐसे ही आप स्टोर करते हैं? नहीं सर, इसको सबको खोल के, ये सब खोल के, बिल्कुल खोल के रखा जाता है। एक पास से सब चीजें अलग अलग, जैसे कि ये 4 फुट का डंडा है तो ये 4 फुट के सब अलग रहेंगे, ये 8 फुट का होता है, ये अलग अलग करे जाएंगे, ताकि जब अगली बार काम लगे तो मतलब इधर उधर ढूंढना ना पड़े, जहाँ वो से सारी जाइए आप चीजें उठा के लेके आइए। वो सारी चीजें एक जी, साथ। जी, जी। तो ये जो बांस है, इस तरह से अगर आप निकाल करके बांधते रहते हैं तो ये स्ट्रक्चर आप कितने साल तक एक साथ में प्रयोग कर सकते हैं? सर इसको जो है आप ये स्टेप बाय स्टेप, इसमें से कुछ जो है 20% नुकसान होता जाएगा हर बार, और 20% आप जैसे जैसे नया करते चले जाएंगे तो ये बराबर चलता रहेगा। तो आज जो हम लोगों ने चर्चाएं की, जो हम लोगों ने बातें की इस तरह के फार्मिंग पे, जी जी। तो अब अंतिम पड़ाव पे क्वेश्चन जो जानने की लालसा लोगों में बनी रहती है, और जो नए युवा साथी हैं उनकी लालसा बनी रहती है, क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है। जी जी। तो एक बार आप अपने शब्दों से बताएं कि हम लोगों ने अभी होने वाले नुकसानों के बारे में चर्चा किया कि कितने सारे नुकसान किसान साथी उठाते हैं अपने व्यवसाय में, लेकिन अब अगर सही मात्रा में सही ढंग से आपके बताए हुए निर्देशों पे काम करते हैं तो कौन कौन से ऐसे लाभ हैं जो उठा सकता है? सर सबसे अच्छा तो ये होता है कि आप जो है, जैसे कि यहाँ मान लीजिए देहात में आप रह रहे हैं या किसानी का काम कर रहे हैं, तो किसानी के साथ साथ में एक ये जो है नगद फसल का काम होता है। गेहूं धान बोने के बाद आपका समय फ्री होता है तो आप इसमें काम भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसका जो ये वेस्ट कंपोस्ट निकलेगा, ये आप जब अपने खेत में डालेंगे सर तो उसमें खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने खेतों में 8 साल से खाद वाद नहीं डालते हैं। ये वेस्ट जो भी सारी फसलें हैं, जी सब ऐसे, मतलब आम की आम गुठलियों में दाम निकल आए। इस स्ट्रक्चर से, इस फार्मिंग से जो भी नगद कैश में आपने प्राप्त किया, उसी के साथ साथ में आगे जो हमारी पारंपरिक ढंग से खेती होने वाली थी उसमें भी जो लागत लग रही थी, उस लागत को भी आपने घटाया। जी, जी। ये एक बहुत ही आइडियल काम किया है। ऐसा ही हमारे नए उद्यमी साथियों को करना है। आप 50 बाई 22 के एक सेट में लगभग में हमारा नया युवा साथी कितनी आय अर्जित कर सकता है? ये सर मंडी पे डिपेंड करेगा। एक ऑप्शन मार्केट वैल्यू को अगर आप लेकर के बताएं जी, तो ये मान के चलो कि इसकी जो कुल वैल्यू अगर होगी तो सर ये 1 लाख के ऊपर जाएगी। और बाकी अब निकलने वाले हैं, इसमें भी निकल चुका है, इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, उसमें और कम है। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है ना। तो ये जो पीक समय का मतलब है सेकंड फ्लैश। तो आप हमारे दर्शकों को एक बात ये बताइए कि जब हमारा पीक टाइम पे बेड तैयार होता है और हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो, मतलब कि कितने फ्लेश में आप माल निकालते हैं और पीक टाइम में कितना माल एक 50 बाई 22 में निकल सकता है? जी जी, तो पीक टाइम में सर अगर देखा जाए तो एक दिन में लगभग 1 कुंटल मशरूम एक दिन में निकालेगा। एक दिन में? जी जी, मतलब पर डे निकलता रहेगा? हाँ, पर डे निकलेगा। ये 4 से 5 दिन तक निकलेगा। 4 से 5 दिन तक पर डे 1 कुंटल निकलेगा। और पीक टाइम में एक औसतन उत्पादन में क्या रखा जाएगा कि क्या वैल्यू मिल रही है 1 कुंटल की हमें? ये सर आप मान के चलो कि 120 के आसपास। 120 के आसपास, मतलब कि 12,000 रुपए का पर डे का मुनाफा आता रहेगा। और ये 5 से 6 दिन लगातार आता रहता है। और फिर ये 5-6 दिन बाद में स्टेप बाय स्टेप कितने उत्पादन घटता है? ये उत्पादन सर इसका जो है, जैसे कि पहली बार में मान लीजिए 6 कुंटल मशरूम निकला पहली फ्लैश में, तो दोबारा में ये 4 आ जाएगा। फिर ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 1-1 कुंटल कम करते चला जाएगा इसे। 1-1 कुंटल? हाँ, हर फ्लैश में 1-1 कुंटल कम करता चला जाएगा, 4-5 फ्लैश तक। और जहाँ 12,000 का उत्पादन निकल रहा था वहाँ पे फिर 10,000 का, फिर 9,000 का, फिर 8,000 का। इस प्रकार से सर ये 90 दिन तक मशरूम इस पे जो है चलता रहेगा। इस तरह से 7 फ्लैश में 90 दिन तक इस बेड पे मशरूम बराबर चलता रहेगा। 90 दिन तक चलेगा। जिस दिन से ग्रोविंग चालू होगी उस दिन से 90 दिन तक चलेगा। उसके बाद जो है फिर ये बेकार हो जाएगी, इसकी माइसीलियम किल हो जाएगी। फिर जी जी, आगे चल करके इसको हटाना पड़ेगा। फिर हटाना पड़ेगा। तो ये 90 दिन तक बराबर बीज डालते रहते हैं कि एक ही बार बीज में? बीज तो एक ही बार सर पड़ेगा। ये बिल्कुल 90 दिन तक फिर निकलता रहेगा। फिर एक ही बार लागत लगानी है, 90 दिन तक पूरा मुनाफा लेना है। और पहली हार्वेस्टिंग का टाइम भी अभी आपको बताया गया था। दोबारा फिर किसान साथी बताते हैं कि पहली हार्वेस्टिंग का टाइम कितना होता है बेड डालने पे? ये लगभग 40 से 45 दिन में पहली हार्वेस्टिंग निकलने लगती है। और हार्वेस्टिंग के 90 दिन तक बराबर मशरूम निकलता रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। धन्यवाद किसान साथियों, आपने जो मशरूम की फार्मिंग सीखी समझी, इस तरह की मशरूम फार्मिंग को देखते हुए, सीखते हुए, समझते हुए आप बने रहें हमारे एनकोफ के चैनल के साथ में। हमारे एनकोफ के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से कृषि आधारित वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए और कृषि परामर्श लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। धन्यवाद।